Dear students, welcome to Learning Management System of GCU लाहौर। Dear students, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि NMR एक बहुत ही फ्रूटफुल टेक्निक है जिससे हम किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, और फिर हमने ये भी देखा था कि हमें इससे किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है और पार्टिकुलरली किस तरह के न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव होते हैं, यानी कौन से न्यूक्लियाई हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जिनकी डीजेनरेसी खत्म हो जाती है और वे फिर वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं वो एब्जॉर्ब कैसे होती हैं। फिर देखेंगे कि ये जो जायरो मैग्नेटिक रेशो है ये क्या है, और लास्ट में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेजोनेंस कैसे होती है। ये स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि प्रोटॉन एक स्पिनिंग चार्ज्ड पार्टिकल है जिसमें स्पिन स्टेट्स होती हैं लेकिन डी जनरेट होती हैं। इनकी डी जनरेसी हम खत्म कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके, और वो प्लस हाफ और माइनस हाफ हो जाती हैं। प्लस हाफ वाली अलाइन हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड के साथ और उसकी एनर्जी कम होती है। फिर हमने देखा था कि अगर हम एनर्जी एक्सेस पे चेक करें तो प्लस हाफ जो अलाइन करती है, ये बी नॉट क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। अगर इसके साथ अलाइन कर जाए तो पॉजिटिव यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और प्रोटॉन का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो आपस में अलाइन कर गए, मैग्नेटिक फील्ड दोनों अलाइन कर गए। लेकिन अगर अलाइन ना करें, अपोज करें, तो उसकी एनर्जी हाई होती है। ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। अब ये जो डी जनरेसी जब खत्म हुई, ये जो स्पिन स्टेट्स आई लो वाली और हाई एनर्जी वाली, ये स्पिन स्टेट्स कितनी आएंगी, यानी स्पिन स्टेट्स 2 आएंगी, 3 आएंगी, 4 आएंगी, 5 आएंगी, ये स्पिन स्टेट्स कितनी होंगी ये हम चेक करेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी से। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं। ये फार्मूला है m इज इक्वल टू 2l प्लस 1। अब l न्यूक्लियर स्पिन है, m हमें टोटल नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स बताएगी। ये जो m की वैल्यू आएगी ये टोटल नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स होंगी, जबकि जो l की वैल्यू होगी ये न्यूक्लियर स्पिन होगी। डियर स्टूडेंट्स, इससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी स्पिन स्टेट्स आती हैं। जैसा कि देखिए हाइड्रोजन में L की वैल्यू 1/2 होती है। अगर इस फार्मूले में 1/2 लगा दें, यहां पर हम L की अगर वैल्यू लगा दें 1/2, तो देखें यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ आ जाएगा 1, और 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2। इसका मतलब है प्रोटॉन एनएमआर में प्रोटॉन की जो स्पिन स्टेट्स आएंगी वो स्पिन स्टेट्स 2 होंगी, एक लो एनर्जी हो जाएगी और दूसरी हाई एनर्जी हो जाएगी। तो हमें किसी भी न्यूक्लियस की स्पिन का पता होना चाहिए। यहाँ स्पिन की वैल्यू लगाएं तो हमारे पास टोटल स्पिन स्टेट्स आ जाएंगी। इसी तरह स्पिन स्टेट्स जो होंगी वो सारी डी जनरेट होती हैं। हमें पता तो चल गया कि इतनी स्पिन स्टेट्स हो सकती हैं, लेकिन उनकी एनर्जी सेम होती है कब, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो डी जनरेसी खत्म हो जाती है
greater positive value of spin state greater the stability. Dear students, यहां देखें, यहां स्पिन स्टेट्स कितनी आई हैं हमारे पास? 2। अब यहां स्पिन की वैल्यू कितनी है? 1/2। जितनी ये वाली वैल्यू बड़ी होगी उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। जितनी ये वाली वैल्यू बड़ी होगी उतनी ही स्पिन स्टेट जो लो वाली होगी उसकी एनर्जी और लो हो जाएगी और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। जैसा कि देखें, हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में यहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 है। इस लाइन पे, एनर्जी वाली लाइन पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0। तो यहां पर स्पिन स्टेट्स देखें, दोनों डीजनरेट हैं, दोनों की एनर्जी सेम है। अब जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी एक्स एक्सिस के साथ, वैसे वैसे दोनों स्पिन स्टेट्स में एनर्जी का डिफरेंस भी बढ़ता चला जाएगा। जितना ये डिफरेंस ज्यादा होगा, लो एनर्जी वाली स्पिन स्टेट उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। अब ये वाली वैल्यू जितनी बड़ी होगी, इसका मतलब है ये स्पिन स्टेट उतनी ही नीचे आएगी, और जितनी नीचे आएगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसा कि देखें, अगर हम क्लोरीन की एग्जांपल लें तो उसमें 4 स्पिन स्टेट्स आती हैं। अब देखें, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है +1/2, और ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है +3/2। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 3/2। तो जितनी ये वैल्यू बड़ी होगी पॉजिटिव में, उतनी ही एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन जितनी ये वैल्यू नेगेटिव साइड पे बड़ी होती जाएगी, जैसे देखिए -3/2, तो ये उतनी ही इसकी एनर्जी ज्यादा होती जाएगी और इसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी। तो 2 बातें हमने देख ली। नंबर 1, स्पिन स्टेट्स कितनी आएंगी टोटल, ये डिपेंड करता है न्यूक्लियर स्पिन पे, और नंबर 2 पे उनके दरमियान डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड पे और इसकी वैल्यू पे। जितनी पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा आएगी उतनी ही एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होती जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी हो गया। यहां पर हमने एनर्जी का डिफरेंस भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि ज्यादा स्टेबल वाली स्पिन स्टेट कौन सी होती है। अब है डियर स्टूडेंट्स, एनएमआर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कैसे होता है। देखिएगा, ये हमारे पास लो एनर्जी वाली स्पिन स्टेट है +12, ये लो एनर्जी पे है। जो हमारे पास प्रोटॉन होगा वो लो एनर्जी स्पिन स्टेट में ऑक्यूपाई करेगा। जैसा आपको याद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लो एनर्जी वाली स्पिन स्टेट में जाता है, ऐसे ही प्रोटॉन भी लो एनर्जी वाली स्पिन स्टेट पे जाता है। और लो एनर्जी वाली स्पिन स्टेट कौन सी होगी? जिसकी पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होगी। तो ये लो एनर्जी स्पिन स्टेट में है। ये दोनों का डिफरेंस है। ये डिफरेंस कैसे आया? जब हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से ये स्पिन स्टेट की डीजेनरेसी खत्म हो गई। अब हम इनको रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स दे देंगे, ये एच न्यू। जब रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स देंगे तो ये स्पिन जो है ये चेंज हो जाएगी। प्रोटॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी स्पिन स्टेट में चले जाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज भी करेगा। जो लो एनर्जी पे होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर जाएगा, जो हाई एनर्जी पे होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। तो पहले तो डीजेनरेसी खत्म करनी है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके, और फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव देके हमने प्रोटॉन को लो एनर्जी स्पिन स्टेट से हाई एनर्जी स्पिन स्टेट में एक्साइट करवा देना है, और इस एक्साइटेशन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा देंगे उतना ही ये वाला डिफरेंस ज्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती जाएगी, तो ये जो
दोनों स्पिन स्टेट्स हैं, इनका डिफरेंस भी ज्यादा होता जाएगा, और जितना ये डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा उतनी ही रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स ज्यादा एनर्जी वाली देनी पड़ेंगी, और वो ज्यादा एनर्जी वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स देंगे तो सिग्नल जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर अच्छे स्प्लिट होके आएंगे। अब ये जो एनर्जी का डिफरेंस है किन के दरमियान, लो एनर्जी और हाई एनर्जी, ये डेल्टा ही है, एफ फ्रीक्वेंसी, और ये बी नॉट जो है ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया है। अगर आप दोनों का रिलेशनशिप चेक कर लें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का और एनर्जी डिफरेंस का रिलेशन डायरेक्ट बन रहा है। इसका मतलब है जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा अप्लाई करेंगे इन दोनों स्पिन स्टेट के दरमियान डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा। लो एनर्जी वाली स्पिन उतनी ज्यादा स्टेबल होती जाएगी, उतनी ज्यादा रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स की एनर्जी होगी। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटो जायरेक रेशो क्या है? आप इसमें देखें, सबसे पहले तो जो हम न्यूक्लियस स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी स्टेट्स डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियस इन्वॉल्व्ड। एक हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा कि जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा देंगे उतना ही डिफरेंस भी ज्यादा आएगा। फिर देखा कि स्पिन स्टेट की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी उतनी ही टोटल स्पिन स्टेट्स भी ज्यादा आएंगे, और टोटल स्पिन स्टेट्स जितनी ज्यादा आएंगी लो एनर्जी वाली स्पिन स्टेट सब और ज्यादा स्टेबल होती जाएगी। तो ये जो डिफरेंस है ये न्यूक्लियस पे भी इन्वॉल्व करता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूक्लियस का टोटल मैस कितना है, इस पे भी डिपेंड करेगा। ये जो रेशो है मैग्नेटो जायरेक रेशो, ईच न्यूक्लियस हैज डिफरेंट मैस डिफरेंट चार्ज। हर न्यूक्लियस का मैस डिफरेंट है, क्यों? उसमें प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है, चार्ज डिफरेंट है। इसका मतलब है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट डिफरेंट है, उसका एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट है, और इनकी रेशो भी डिफरेंट है। मैग्नेटिक मूवमेंट की एंगुलर मोमेंटम से रेशो डिफरेंट होगी। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे आएगा? ये उसकी स्पिनिंग, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है, स्पिन कर रहा है तो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम होता है मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, और जब वो सर्कल में हो तो एंगुलर मोमेंटम यूज करते हैं, तो ये दोनों की रेशो आ जाएगी। तो हर न्यूक्लियस का डिफरेंट मैस है, उस पर चार्ज डिफरेंट है, उसमें प्रोटॉन डिफरेंट है। जब उसमें प्रोटॉन डिफरेंट है, चार्ज डिफरेंट हो जाएगा, तो उसकी रेशो भी डिफरेंट आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटो जायरेक रेशो गैमा से शो करते हैं, डेल्टा ई बी नॉट, ये हमने अभी देखा दोनों का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। इसमें जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे ये डिफरेंट उतना ही ज्यादा होगा। और फिर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और डेल्टा ई है, अगर हम इस रिलेशनशिप में मैग्नेटो जायरेक रेशो भी दें तो वो भी डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर हम एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू लगा दें, ये गैमा है, गैमा क्या है? मैग्नेटो जायरेक रेशो, डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी, और फिर अगर हम एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू लगा दें h ओवर 2 पाई, तो यहां से देखें ये h और h कैंसिल हो जाएगा, तो ये फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ जाएगी? ये मैग्नेटो जायरेक रेशो डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू बी नॉट। इसका मतलब है जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा देंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स की एनर्जी भी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। देखें, जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा उतना ही एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा, और जितना एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा उतनी ही रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स की एनर्जी भी ज्यादा आ जाएगी। ये हमने मैथमेटिकली भी देख लिया। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटो जायरेक रेशो, हाउ मैग्नेटो जायरेक रेशो बताती क्या है? हाउ स्पिन स्टेट एनर्जीज वेरी विद मैग्नेटिक फील्ड। ये जो स्पिन स्टेट एनर्जीज हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे वेरी करती हैं, ये हमें बताती है। और ये डिपेंड किस पे करता है? उसका मैस कितना है, मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम की रेशो क्या है। नंबर 2, ये डिपेंड करेगा, इसकी मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगी यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आपने टेस्ला यूज किया है, आपने गाज यूज किया है,
ये डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू कि आपने मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या यूज किया है। और फिर बेयर प्रोटॉन हैज लार्जेस्ट मैग्नेटोजाइरिक रेशियो। बेयर प्रोटॉन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट ऐसा प्रोटॉन जिसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, फ्री है। जो फ्री प्रोटॉन होता है उसका मैस सबसे कम होता है, जिसकी वजह से उसकी मैग्नेटोजाइरिक रेशियो सबसे ज्यादा आती है। और जितना मैस ज्यादा होता जाएगा मैग्नेटोजाइरिक रेशियो कम होती जाएगी, हैवियर न्यूक्लियाई की कम होती है। लाइटर न्यूक्लियाई, सबसे लाइटर सबसे हल्का तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए सबसे ज्यादा, और जितना न्यूक्लियस हैवी होते जाएगा उसकी मैग्नेटोजाइरिक रेशियो कम होती जाएगी। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट प्रीसेशन एंड लार्मोर फ्रीक्वेंसी। प्रीसेशन, मैग्नेटिक जो मूवमेंट्स होते हैं वो ना तो एग्जैक्टली पैरेलल और ना एंटी पैरेलल होते हैं। देखें पैरेलल का क्या मतलब है, अगर ये वर्टिकल ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसमें अलाइन कर जाए, ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है। डायरेक्ट बिल्कुल पैरेलल या बिल्कुल एंटी पैरेलल नहीं होती हैं डियर स्टूडेंट्स, वो किसी खास एंगल पे होती हैं। और जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ये वॉबल करना शुरू कर देती हैं, जैसे टॉप, जैसे लट्टू वॉबल करना शुरू कर देता है, ये भी वॉबल करना शुरू कर देती हैं। अब वो जो वॉबल कर रही हैं उसको कहते हैं प्रीसेशन, और ये प्रीसेशन इसको गिरने से बचाती है। वॉबलिंग जो ही ये मैग्नेटिक मूवमेंट्स परफेक्टली अलाइन नहीं होते या परफेक्टली अपोज भी नहीं कर रहे होते, ये किसी खास एंगल पे होते हैं, और जो ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ये वॉबल करना शुरू कर देते हैं। उस वॉबलिंग को प्रीसेशन कहते हैं, और ये प्रीसेशन इसको गिरने से बचाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रीसेशन है ये जिस फ्रीक्वेंसी से वॉबलिंग हो रही है उसको कहते हैं लार्मोर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ये होती है मैग्नेटोजाइरिक रेशियो और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए इस रिलेशनशिप से देखिए, जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा अप्लाई करेंगे लार्मोर फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। लार्मोर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से क्या मुराद है, उसकी प्रीसेशन ज्यादा होगी, और प्रीसेशन ज्यादा होने से क्या मुराद है, उसकी वॉबलिंग ज्यादा होगी। कैसे होती है वॉबलिंग देखती हैं डियर स्टूडेंट्स, ये देखें ये टॉप है, ये टॉप स्पिन कर रहा है, ये स्पिन कर रहा है तो साथ साथ ये वॉबल भी कर रहा है। ये नहीं बिल्कुल ये इस लाइन पे नहीं घूम रहा होता, ये इस तरह से कभी इधर इस तरह से, जैसे टॉप है लट्टू है तो बिल्कुल सीधे नहीं घूमता, वो साथ साथ वॉबलिंग भी कर रहा होता है, इधर उधर भी लड़खड़ा रहा होता है। वो जो लड़खड़ा रहा होता है ये इतना एरिया कवर कर रहा होता है, ये है वॉबलिंग। इसको वॉबलिंग कहते हैं कि पहले इधर जाएगा एक्सेस से इधर जाएगा, ये है एक्सेस, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट, यानी ये जो टॉप है ये कभी इधर जाएगा कभी इस लाइन से इधर जाएगा, इस तरह से घूमेगा। किस वजह से, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, ये ग्रेविटेशनल पुल उसको अपनी तरफ खींच रही है। अब ये जिस फ्रीक्वेंसी से, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो वॉबलिंग, ये वॉबलिंग है जो इस एक्सेस से इधर और इधर घूम रहा है। ये जो वॉबलिंग है, ये जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी है, ये डिपेंड करती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे। जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा देंगे उतनी ही प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी यानी लार्मोर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें ये स्पिनिंग न्यूक्लियस है, ये स्पिन कर रहा है, ये उसकी वॉबलिंग है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इसको उसने प्रीसेशनल ऑर्बिट कहा हुआ है कि वो इस ऑर्बिट में वॉबल कर रहा है, ये प्रीसेशन है इतने एरिया में। अगर तो उस पर ये फील्ड इफेक्ट ना करे या ग्रेविटेशनल पुल का टॉप पे इफेक्ट ना हो तो वो बिल्कुल सीधे इस एक्सिस पे खड़े घूमता रहे, वो वॉबल नहीं करेगा दाएं बाएं। एक्चुअली ये वॉबलिंग ही उसको गिरने से बचाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है प्रीसेशन और लार्मोर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है कि मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन क्या है, देखिएगा
when frequency of electric field component of radio frequency waves matches frequency of electric field generated by precession of the nucleus। फिर वही बात, न्यूक्लियस प्रीसेस कर रहा है, न्यूक्लियस वॉबलिंग कर रहा है, उस वॉबलिंग के नतीजे में ये जो उस वॉबलिंग की फ्रीक्वेंसी है दैट इज कॉल्ड प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। अगर ये प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए किससे, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी से, तो फिर दोनों न्यूक्लियस आपस में कपल कर जाएंगे और एनर्जी फ्रॉम इनकमिंग रेडिएशन ट्रांसफर हो जाएगी न्यूक्लियस में और उसकी स्पिन चेंज हो जाएगी। ये जो स्पिन का चेंज होना है दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब ये स्टूडेंट्स, इक्वल फ्रीक्वेंसी होना क्यों जरूरी है? तब तक अब्जॉर्प्शन क्यों नहीं होती जब तक ये बराबर नहीं आती। वजह ये है कि जब तक उनके क्रेस्ट और ट्रफ बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे तो एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ेगा, और क्रेस्ट और ट्रफ अलाइन तभी करेंगे जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो यहां पर जो वॉबलिंग हो रही है, जो लट्टू है, प्रोटॉन है, लड़खड़ा रहा है, दाएं बाएं अपने एक्सिस से इर्द गिर्द घूम रहा है, वो प्रीसेशन अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए रेडियो फ्रीक्वेंसी के तो फिर अब्जॉर्प्शन हो जाती है और फिर स्पिन चेंज हो जाती है। जैसा कि देखें इसमें ये वाली स्पिन है, ये देखें ये वॉबलिंग स्पिन, और जब आपने ये अप्लाई किया इस पर रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स तो देखें इसकी स्पिन चेंज होगी, यहाँ पहुंच गई है ये वाली स्पिन। इसको गौर से देखें, आप इसको भी देख सकते हैं, तो ये चेंज हो जाएगी कब, जब ये दोनों मैच कर जाएंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी देखें स्पिन स्टेट्स की, अब देखें हमारे पास फर्ज करें हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन की दो स्पिन स्टेट्स होती हैं, एक लो एनर्जी और दूसरी हाई एनर्जी। लो एनर्जी को अल्फा कहते हैं, हाई एनर्जी को बीटा कहते हैं। लो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर जाती है, हाई एनर्जी अपोज करती है। अगर दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन एक जैसे हो जाएं तो हम कहेंगे सैचुरेशन हो गई है, फिर तो अब्जॉर्प्शन होगी नहीं। एक्चुअली होता क्या है, जो लो एनर्जी वाली स्पिन स्टेट है उसमें थोड़े से मॉलिक्यूल, बहुत मामूली से मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं, लो एनर्जी में ज्यादा होते हैं क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और यही ये जो लो एनर्जी में ज्यादा होते हैं, ये लो एनर्जी में ज्यादा हो जाएंगे मॉलिक्यूल, तो यही वाले मॉलिक्यूल एनएमआर के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अगर तो ये बराबर हो जाएं, लो एनर्जी स्पिन स्टेट हैज ग्रेटर न्यूक्लियाई देन हाई एनर्जी स्पिन स्टेट। लो एनर्जी वाले में ज्यादा न्यूक्लियस हैं, ज्यादा प्रोटॉन हैं। कितने ज्यादा हो सकते हैं, बहुत थोड़ा सा फर्क होता है और उसको कहते हैं एक्सेस पॉपुलेशन। कितना फर्क होता है, जैसा कि एक एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास 2 मिलियन मॉलिक्यूल हों तो नीचे वाली स्टेट में सिर्फ 9 ज्यादा होंगे, सिर्फ 9 का फर्क होगा नीचे वाली स्टेट में, ओनली 9। और ये 9 ही एक्सेस पॉपुलेशन है और सारी एनएमआर इन 9 पे बेस कर रही है। इतनी स्मॉल सी अमाउंट से इसको ही तो ऑक्साइड किया जाता है, इसको ही हाई एनर्जी पे भेजा जाता है। लेकिन अगर ये बराबर हो जाते तो फिर हम कहते हैं सैचुरेशन है, और अगर सैचुरेशन हो जाती तो ये न्यूक्लियस एनएमआर में एक्टिव ही नहीं होता, विजिबल ही नहीं होता। ये है डियर स्टूडेंट्स कि अब्जॉर्प्शन कैसे होती है, मैग्नेटोजाइरिक रेशो क्या है, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, लार्मोर फ्रीक्वेंसी क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एनएमआर के बारे में और भी बड़ा कुछ जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।